हाँ बच्चों, अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों कंप्लीट कर लिया है। सेकंड चैप्टर, पहले फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको टोटल 6 वीडियोस जो यूट्यूब पे अपलोड किए थे, उसमें फर्स्ट चैप्टर मैक्सिमम हो गया। एक दो टॉपिक उसके पेंडिंग है, जहाँ जैसे रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको उसको करवा दूंगा। सेकंड चैप्टर के मेन जो अकाउंटिंग टर्म्स वो सारे करवा दें, 2-3 छोटे से अकाउंटिंग टर्म पेंडिंग रखे हैं, तो जहाँ वो आएगा मैं आपको वही कराऊंगा। इस सेकंड चैप्टर को मैं आपको इस वीडियो में पूरा रिवाइज करवा देता हूँ, बट ये वीडियो रिवीजन है। ये रिवीजन तभी समझ आएगा जब आपने सेकंड चैप्टर के 1 to 7 जो 7 वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया, अगर वो समझेंगे तो ये आपको रिवीजन समझ आएगा। इसलिए रिवीजन से पहले एक बार 1 to 7 वीडियो आपने देख लिया तो ठीक है, नहीं देखा तो वो देखेंगे तभी आपका कवर होगा। नाउ रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग टर्म, एंड द फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज कैपिटल। बच्चों, कैपिटल का मतलब होता है कैश एंड काइंड्स, नॉट ओनली कैश, कैश एंड काइंड्स इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन बिजनेस। एक प्रोप्राइटर, एक ओनर बिजनेस में जो मनी इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो या वो काइंड्स के फॉर्म में हो। कैश, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, प्लांट, जो भी सारा इन्वेस्टमेंट किया ये कैपिटल होता है। तो हम बोलते हैं कैश एंड काइंड्स इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इनटू बिजनेस इज नोन एज ए कैपिटल। और कैपिटल इंटरनल लायबिलिटीज होता है, जो आप थर्ड वाली वीडियो में पढ़ोगे। इसको हम ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं और नेटवर्थ भी बोलते हैं। इसका अदर नाम ओनर्स इक्विटी भी होता है। ओनर का इक्विटी इसलिए ओनर्स इक्विटी, या बिजनेस का नेटवर्थ भी बोलते हैं। सेकंड अकाउंटिंग टर्म्स, ड्राइंग्स। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कैपिटल, और पर्सनल यूज के लिए अगर प्रोप्राइटर बिजनेस से विड्रॉल कर रहा है तो ड्राइंग्स। एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस में पैसा लगा दिया, बिजनेस में अपना फुल टाइम दे रहा है, तो उस प्रोप्राइटर को पर्सनल यूज के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो बिजनेस से पैसा विड्रॉल कर रहा है पर्सनल यूज के लिए। बिजनेस से गुड्स ले रहा है, तो ये बिजनेसमैन, ये प्रोप्राइटर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए जो मनी विड्रॉल करता है, जो गुड्स विड्रॉल करता है, गुड्स लेता है, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। और ये बोलते हैं ड्राइंग्स रिड्यूस द कैपिटल, क्योंकि कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया और ड्राइंग्स में उसी इन्वेस्टमेंट में से पैसा लिया तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कम होगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स रिड्यूस द कैपिटल। एंड थर्ड अकाउंटिंग टर्म इज लायबिलिटीज। बिजनेस का जो भी सारा ड्यूज होता है, बिजनेस का जो भी पेबल होता है, बिजनेस को जो सारा पैसा देना होता है उसको लायबिलिटीज बोलते हैं। अमाउंट पेबल बाय बिजनेस, जितना सारा पेबल वो लायबिलिटीज होगा। लायबिलिटीज 2 टाइप का होगा, नॉन करंट एंड करंट। अगर ये सारी लायबिलिटीज 1 साल बाद देनी तो उसको हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट को लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी बोलते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पेमेंट करना होता है। जैसे आपने बैंक से लोन लिया और लोन लिया हमने 10 ईयर के लिए, तो इस लोन का पेमेंट आपको आफ्टर 10 ईयर 10 साल बाद करना है, तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होगा, जिसको हम बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। एंड सेकंड इज करंट लायबिलिटीज, पेबल विद इन 1 ईयर, जो पैसा सारा 1 साल में देना होता है वो करंट लायबिलिटीज होता है। जैसे लोन आपने 12 मंथ के लिए लिया तो वो लोन क्या हो गया, करंट लायबिलिटीज। एक अकाउंटिंग टर्म पढ़ा था आपने, क्रेडिटर। हमने गुड्स क्रेडिट में परचेज किया तो उस बंदे को पेमेंट करना, तो क्रेडिटर को पेमेंट करना, तो क्रेडिटर भी क्या होता है, करंट लायबिलिटीज होता है। तो लायबिलिटीज का मतलब अमाउंट पेबल होता है। पेबल आफ्टर 1 ईयर इज नॉन करंट लायबिलिटीज एंड पेबल विद इन 1 ईयर इज करंट लायबिलिटीज। एंड लायबिलिटीज में बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अगर ओनर को पेमेंट करना, प्रोप्राइटर को पेमेंट करना तो इंटरनल, और ओनर के अलावा बाहर की एक्सटर्नल पार्टीज को पेमेंट करना तो उसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोलते हैं। जैसे बैंक लोन एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट होगा तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म, एसेट्स। बिजनेस में जो प्रॉपर्टीज होती है, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, प्लांट, ये प्रॉपर्टीज होती है एसेट्स। प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय बिजनेस, इट इज द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं। हम बात करें एसेट्स में, एसेट्स नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। पैसा एसेट्स 3 टाइप से डिवाइड होता है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स, लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया था, क्योंकि फिलहाल आपकी समझ से बाहर होगा, ये आगे धीरे धीरे आएगा तो मैं आपको वहां समझाऊंगा फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है।
तो असेट्स के 3 टाइप होता है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। बट फिक्टिशियस एसेट्स फिलहाल हमारा पेंडिंग, अभी हम दोनों पढ़ेंगे, नॉन करंट एंड करंट एसेट्स। तो वो सारी एसेट्स जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है, लॉन्ग टर्म की लाइफ होती है, वो नॉन करंट एसेट्स होती है। यानी दोज एसेट्स विच हेल्ड बाय बिजनेस नॉट विद द पर्पस टू रीसेल। बिजनेस ने वो एसेट जो अपने यूज में लेने के लिए परचेज किया, वापस रीसेल करने के लिए परचेज नहीं किया। विच हेल्ड बाय बिजनेस नॉट विद द पर्पस टू रीसेल, यानी वो सारी एसेट्स जिसको हमने यूज में लेने के लिए परचेज किया है, रीसेल करना हमारा टारगेट नहीं होता है, जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, वो नॉन करंट एसेट्स होती है। और उधर हम बात करें करंट एसेट्स, एसेट्स कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, वो सारी एसेट्स जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट होती है, उसको हम करंट एसेट्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, आप सेल करोगे और कैश मिल जाएगा। डेटर, जिससे हमें पेमेंट लेना है, तो डेटर से आपको पेमेंट 12 मंथ में मिल जाता है, तो ये करंट एसेट्स होती है। बैंक बैलेंस, बैंक से पैसा जब चाहो आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो हमारी करंट एसेट्स होती है। तो एसेट्स इन द सेंस प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय बिजनेस, it is the economic resources of business. It is divided in 2 parts, non-current assets and current assets. Which assets held by business for long term, not with the purpose to resell, is non-current assets, and current assets converted in cash within 1 year current assets होती है। नॉन करंट एसेट्स को फिलहाल हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट्स को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया था, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। दो एसेट्स विच है फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, द कैन बी सीन एंड टच, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, टेंजिबल एसेट्स होता है। और फिक्स्ड एसेट्स का दूसरा पार्ट इनटेंजिबल एसेट, दोज एसेट्स व्हिच डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, दे कैन नॉट बी सीन एंड टच, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम टच कर सकते हैं, वो इंटेंजिबल एसेट्स होती है। लाइक गुडविल, पेटेंट, जो बिजनेस की ब्रांडिंग होती है, ये सारी इंटेंजिबल एसेट जिसको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम टच कर सकते हैं, बट ये बिजनेस की एसेट्स होती है। अब इसमें एक और बच गया था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, चाहे वो इन्वेस्टमेंट शेयर में किया हो, डिवेंचर में किया हो, प्रॉपर्टी में किया हो, बट ये इन्वेस्टमेंट अगर मोर देन 1 ईयर के लिए, तो उसको हम बोलेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा अकाउंटिंग टर्म नंबर 4 था कि असेट्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, नॉन करंट, करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया, नॉन करंट एसेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट्स को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद हम बात करेंगे क्रेडिटर। अगर हमने गुड्स क्रेडिट में परचेज किया, अगर हमने, ये ए है, इसने 20 से गुड्स क्रेडिट में परचेज किया, गुड्स उधार में खरीदा, तो हमें क्या करना है, बी को पैसा देना है। आप ए हैं, आपने 20 से गुड्स क्रेडिट में परचेज किया, तो गुड्स परचेज किया, इसीलिए आपने बी को प्रॉमिस किया कि मैं आपको आफ्टर 3 मंथ पेमेंट कर दूंगा, तो बी को 3 महीने बाद पेमेंट करना है इन अगेंस्ट ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स जो उधार में खरीदा, उसके बदले में हमें बी को पेमेंट करना है, तो क्रेडिट परचेज के अगेंस्ट में जिसको पेमेंट करना होता है वो क्रेडिटर होता है, इन अगेंस्ट ऑफ क्रेडिट परचेज। ये पेबल विद इन 12 मंथ होने से यह करंट लायबिलिटीज में भी आता है। नेक्स्ट, क्रेडिटर का अपोजिट है डेटर। डेटर में ये माने आप ए हैं, आपने बी नाम का कोई कस्टमर है जिसको गुड्स क्रेडिट में सेल किया, आपने बी को गुड्स क्रेडिट में सेल किया, आपने बोला गुड्स ले जाओ, पेमेंट 4 महीने बाद कर देना, तो ए को अब क्या होगा, बी से पैसा मिलेगा, बी से पैसा लेना है, तो बी से पेमेंट लेना, तो बी वो कस्टमर जिससे हमें पेमेंट लेना, तो बी को हम बोलेंगे डेटर। यानी ये अमाउंट विद इन 12 मंथ रिसीव हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स। क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स। तो जब हम गुड्स क्रेडिट में सेल करते हैं, जब हम गुड्स उधार में सेल करते हैं, तो जिस बंदे से पेमेंट लेना होता है वो डेटर होता है, और डेटर हमारा 12 मंथ में पेमेंट मिलने से वो करंट एसेट्स होता है। नाउ नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म नंबर 7, गुड्स। गुड्स बिजनेस का एक प्रोडक्ट होता है जिसमें हम डील करते हैं, जिसको हम परचेज करते हैं या जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ताकि हम उसको सेल करते हैं। गुड्स इज अ फिजिकल आइटम, गुड्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस विच परचेज और मैन्युफैक्चर विद द पर्पस टू रीसेल, जिसको हमने परचेज किया, जिसको हमने बनाया क्योंकि हमें आगे उसको रीसेल करना।
गुड्स इज ए फिजिकल आइटम, गुड्स इज ए प्रोडक्ट विच परचेज और मैन्युफैक्चर विद द पर्पस टू रीसेल, जिसको हमने खरीदा है या जिसको हमने बनाया क्योंकि हमें आगे सेल करना, तो वो प्रोडक्ट क्या होता है? गुड्स। जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो वही प्रोडक्ट गुड्स होता है। अगर आपका कपड़े का बिजनेस तो जो क्लॉथ होता है, कपड़ा होता है, वो आपके लिए गुड्स होगा। अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स होता है। नाउ स्टॉक, एट प्रेजेंट जो गुड्स आपके पास अवेलेबल होता है उसको हम बोलते हैं स्टॉक, यानी उसको ऐसे भी बोलते हैं अनसोल्ड गुड्स, जो गुड्स अभी तक सेल नहीं हुआ, जो गुड्स आपके पास अवेलेबल है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। और स्टॉक का पर्पस क्या होता है? उसको आगे रीसेल करना होता है, तो ये आपका स्टॉक होगा, यानी जो गुड्स पर्टिकुलर टाइम पर आपके पास अवेलेबल होता है ये स्टॉक होता है। अगर ये स्टॉक ईयर के बिगिनिंग में है तो ओपनिंग स्टॉक होगा, और ईयर के एंड में है तो उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज ओपनिंग स्टॉक एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इज क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म आपका परचेज। अगर आप मार्केट से गुड्स बाई कर रहे हो, मार्केट से गुड्स खरीद रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं परचेज। मैंने आपको नोट्स में भी लिखाया था और वीडियो में भी बताया था। द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स विद द पर्पस टू रीसेल। दो अकाउंटिंग टर्म उसमें इंक्लूड हुई है। द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स विद द पर्पस टू रीसेल। सर हमने गुड्स को खरीदा है, किसको खरीदा है? गुड्स को परचेज किया क्योंकि हमें आगे उसको रीसेल करना। तो अगर आप गुड्स खरीद रहे हो क्योंकि आपका इंटेंशन रीसेल करना है तो वो परचेज में आएगा। अगर आपने एसेट्स खरीदा है क्योंकि आपको उसको यूज में लेना है तो वो परचेज में नहीं आएगा। परचेज के लिए क्या होना जरूरी है? गुड्स होना जरूरी है, और अगला टारगेट क्या होना चाहिए? रीसेल। गुड्स के अलावा एसेट्स को खरीदा तो वो परचेज में नहीं आता है। अगर गुड्स खरीदा और उसको आप पर्सनल यूज में लेना चाहते हो तो भी परचेज में नहीं आएगा। आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए? रीसेल। तो द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स विद द पर्पस टू रीसेल इज ट्रीटेड एज परचेज। परचेज दो टाइप का परचेज होगा, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। तुरंत पेमेंट कर दिया तो कैश परचेज, और फ्यूचर में पेमेंट करना तो क्रेडिट परचेज। फ्यूचर में पेमेंट करना तो क्रेडिट परचेज, और क्रेडिट परचेज में जिसको पैसा देंगे उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न। जो गुड्स हमने खरीदा था इस पर ऑर्डर नहीं होने से हमने गुड्स को रिटर्न कर दिया तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। नेक्स्ट सेल। जो गुड्स हमने खरीदा था, कस्टमर आया, हमने क्या कर दिया? सेल। द टर्म सेल इज यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स विच ऑलरेडी परचेज और मैन्युफैक्चर। जो गुड्स हमने खरीदा था, जो हमने बनाया था, आज अगर उसको हम सेल करें तो सेल्स में आएगा। द टर्म सेल इज यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स विच ऑलरेडी परचेज और मैन्युफैक्चर। द टर्म सेल में क्या होना चाहिए बेटा? गुड्स होना जरूरी है। दो टाइप की सेल होगी, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल। अगर आपने गुड्स बेचा और तुरंत पेमेंट मिला तो कैश सेल्स, और फ्यूचर में पेमेंट मिलेगा तो क्रेडिट सेल। उधार, उधार में जिस बंदे से पैसा लेना होता है उसका नाम क्या होता है? डेटर होता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज सेल्स रिटर्न। जो गुड्स हमने सेल किया था अगर कस्टमर से रिटर्न होके वापस आ गया तो उसको हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न। सेल किया हुआ गुड्स वापस आ गया तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। बच्चों, परचेज रिटर्न का नाम होता है जो गुड्स हमने परचेज किया था, इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं इसको। यानी गुड्स परचेज किया था और आपने रिटर्न कर दिया तो रिटर्न होके बाहर जा रहा, रिटर्न होके बाहर जा रहा है, इसके लिए इसलिए इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। वैसे ही सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड। जो गुड्स हमने सेल किया था, गुड्स जो सेल किया था रिटर्न होके आपके पास आ रहा, रिटर्न होके हमारे बिजनेस में आ रहा, अंदर आ रहा है, इसलिए इसको इनवर्ड भी बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। तो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड होता है और सेल्स रिटर्न का नाम रिटर्न इनवर्ड होता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म की बात करें तो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म आपने पढ़ी थी रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब था द अमाउंट, रिसिप्ट पॉइंट है नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म। रिसिप्ट का मतलब था अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन अगेंस्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और एसेट्स। अगर हम गुड्स को सेल करते हैं या हम किसी को सर्विस देते हैं या हम एसेट्स को सेल कर रहे हैं, उसके बदले में जो अमाउंट रिसीव हो चुका है या जो फ्यूचर में रिसीव होगा रिसीवेबल, तो द अमाउंट विच रिसीव्ड और रिसीवेबल इन अगेंस्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज और एसेट्स। अगर गुड्स को सेल करने से जो अमाउंट आ रहा है
तो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, और असेट्स को सेल करने से जो अमाउंट आ रहा वो कैपिटल रिसिप्ट होता है। गुड्स को सेल करना हमारा रेगुलर काम होता है, तो इससे जो अमाउंट आएगा उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं, और असेट्स को सेल किया तो ये हमारा कैजुअल मैटर होता है, इसीलिए कैजुअल होने से इसको हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज एक्सपेंडिचर। क्या अकाउंटिंग टर्म है? एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटीज इनकर्ड। अमाउंट स्पेंट यानी पैसा दे दिया है, और लायबिलिटीज इनकर्ड या पैसा देना है, पैसा दे दिया है या पैसा देना। तो अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटीज इनकर्ड इन अगेंस्ट ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। अगर आपने गुड्स खरीदा, अगर आपने एसेट्स खरीदा, या आपने जो भी सर्विसेज ली थी उसके बदले में जो पेमेंट आपने कर दिया है, या जो पेमेंट देना होता है वो किस में आता है? एक्सपेंडिचर में आता है। एक्सपेंडिचर तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड इज कैपिटल, एंड थर्ड इज डेफर्ड रेवेन्यू। जो एक्सपेंडिचर रेगुलर बेसिस पर होता है, जिस एक्सपेंसेस का बेनिफिट एक साल मिलता है, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। दोज एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड बेनिफिट ओनली फॉर 1 ईयर, जिसका बेनिफिट एक साल मिलता है, और जो रेगुलर नेचर का होता है, जैसे सैलरी, रेंट, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, इंटरेस्ट, ये चीज़ रेगुलर बेसिस पर होती रहती है, हर साल होती रहती है। इसका बेनिफिट एक साल मिलेगा तो उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल मतलब कैजुअल नेचर का होता है, जो कभी कभार होता है, जिसका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा मिलता है। दोज एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड बेनिफिट मोर देन 1 ईयर। या जो एक्सपेंडिचर एसेट्स को एक्वायर करने में, एसेट्स को इम्प्रूवमेंट में काम आता है, जिसका नेचर कैजुअल होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। लाइक बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, प्लांट, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड थर्ड इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड बेनिफिट मोर 1 ईयर। दोज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड बेनिफिट मोर देन 1 ईयर। वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका नेचर क्या है? रेवेन्यू, बट बेनिफिट एक साल से ज़्यादा मिलेगा तो उसको हम बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू। जैसा एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू होता है, लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट आपने लार्ज स्केल पे किया, एडवर्टाइजमेंट लार्ज स्केल पे किया, आपको लगता है कि हमने इस लेवल से ऐड किया कि उसका बेनिफिट हमें 4 साल मिलेगा, तो ये एडवर्टाइजमेंट बेनिफिट एक साल से ज़्यादा हो गया तो इसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म आया था आपका इनकम। इनकम का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू रिसिप्ट में से रेवेन्यू एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे तो जो डिफरेंस आएगा उसका नाम होगा इनकम। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज वाउचर। वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस के जितने भी सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, बिजनेस के जितने भी सारे लेन देन होते हैं, इसको बुक में रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक बिल होना चाहिए। उस बिल, उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं वाउचर। वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस का जो ट्रांजेक्शन हुआ बुक में रिकॉर्ड करने के लिए एविडेंस होगा, बिल होगा, डॉक्यूमेंट होगा, उसको बोलते हैं वाउचर। नेक्स्ट सॉल्वेंट। जो पर्सन अपनी लायबिलिटीज पे करने के लिए कैपेबल होता है वो सॉल्वेंट, और इसे का अपोजिट इंसॉल्वेंट। वो पर्सन जो अपनी लायबिलिटीज पे करने के लिए कैपेबल नहीं है। अगर उस बंदे की लायबिलिटी ज़्यादा है और एसेट्स कम रह गई, एसेट्स तो कम है और लायबिलिटीज ज़्यादा हो गई, मार्केट में ड्यू ज़्यादा हो गए, मार्केट में उधारे ज़्यादा हो गई, तो वो पे करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो वो कोर्ट में जाके सरेंडर करता है, तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। द पर्सन हु इज नॉट इन पोजिशन टू पे हिज डेट। जो अपनी पोजिशन डेट्स, लायबिलिटीज पे करने की पोजीशन नहीं, कैपेसिटी नहीं, वो इंसॉल्वेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं दिवालिया हो जाता है। और इसके दिवालिया होने से जो पैसा नहीं मिलता उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में आपने पढ़ा था सर, एसेट्स को रेगुलर यूज में लेने से, एसेट्स की टेक्नोलॉजी चेंज होने से, एसेट्स में टाइम निकलने से, ये एक्सीडेंट होने से जो एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज ऑफ एसेट्स। एसेट्स के यूज में आने से जो वैल्यू कम होती है उसको हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो सारी बुक्स जिसमें हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, प्राइमरी बुक्स जैसे जर्नल, सब्सिडरी बुक, लेजर, ये सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। एंट्री बुक्स में जो रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं एंट्री। नेक्स्ट डेबिट और क्रेडिट। टी शेप का फॉर्मेट होता है, लेफ्ट साइड का नाम डेबिट होता है और राइट साइड का नाम क्रेडिट होता है। और आखिरी अकाउंटिंग टर्म डिस्काउंट। वैल्यू में जो डिडक्शन होता है, वैल्यू में जो कमी होती है उसको हम बोलते हैं रिबेट, जो मिलता है उसको डिस्काउंट बोलते हैं। अगर आप एक साथ बल्क में गुड्स परचेज करना चाहते हो, ज़्यादा गुड्स परचेज करने पर जो वैल्यू कम होती है उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और फास्ट पेमेंट करने के लिए, जल्दी पेमेंट करने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं उसको हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं।
फास्ट पेमेंट करने के लिए, जल्दी पेमेंट करने के लिए जो डिस्काउंट देंगे उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 2 का पूरा रिवीजन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे।